हेलो एवरीवन, दृष्टि यूपीपीसीएस की कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिशा और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कोलेजियम सिस्टम यानी कि कोलेजियम प्रणाली। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, अगर हम बात करें आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की यानी कि एमपीज एंड एमएलएज, हमें पता है कि ये कैसे इलेक्ट होते हैं, हमें इसका पूरा प्रोसेस पता है। लेकिन अगर हम बात करें जुडिशरी की कि भाई जुडिशरी में जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, अगर हमें किसी एक जज का ट्रांसफर करना हो किसी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, तो वो कैसे होता है। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब जो है वो कोलेजियम सिस्टम हमें देता है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। देखिए, कोलेजियम सिस्टम भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंधित एक व्यवस्था है। ठीक है, कोलेजियम सिस्टम एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है जिसके तहत हम क्या करते हैं, जितने भी आपके जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट या उनका ट्रांसफर, ठीक है, ये कैसे डिसाइड होता है, कोलेजियम सिस्टम द्वारा ही डिसाइड होता है। बेसिकली इसमें जुडिशरी के ही मेंबर्स आपके आपस में बैठते हैं, एक कोलेजियम बनता है एंड वहां से डिसाइड किया जाता है कि किस जज को अपॉइंट करना है और क्या उनका ट्रांसफर करना है या नहीं। ऑलराइट, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि कोलेजियम सिस्टम जो है वो संविधान में इसका उल्लेख सीधी तरीके से नहीं है। देखिए, संविधान में कोलेजियम सिस्टम का उल्लेख नहीं है। ये कोलेजियम सिस्टम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट्स के तहत आया है। मतलब पहले से जो ये कोलेजियम सिस्टम था ये एग्जिस्ट नहीं करता था। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों, विशेष रूप से 3 जज केसेस के माध्यम से विकसित हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये 3 जज केस जो हमें अभी पढ़ने हैं। देखिए, अब थोड़ा जानते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ, कैसे कोलेजियम सिस्टम जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा फर्स्ट जज केस जो कि हुआ था 1981 के अराउंड। फर्स्ट जज केस, देखिए इसमें क्या हुआ था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 124 क्लॉज 2 और आर्टिकल 217 में दिए गए कंसल्टेशन शब्द का अर्थ कंकरेंस नहीं है। सबसे पहले जानो कि आर्टिकल 124 क्लॉज 2 क्या कहता है। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में यह कहा गया है कि किसी भी जज को अगर अपॉइंट करना है तो वो नियुक्ति उसकी किसके द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी प्रेसिडेंट जो है वो जज को अपॉइंट करेंगे। पर क्या इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट अपने मन से जिसका उनको मन कर रहा है उसको अपॉइंट कर दें एज अ सुप्रीम कोर्ट जज? द आंसर इज नो। इसके लिए प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, कंसल्टेशन करना पड़ेगा। किसके साथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, सीजेआई के साथ जो है उनको कंसल्टेशन करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट जज केस में कोर्ट ने यह बोला कि कंसल्टेशन शब्द का अर्थ कंकरेंस नहीं है। यानी कि जब प्रेसिडेंट सीजेआई के साथ कंसल्ट करेंगे तो सीजेआई जो भी नाम रेकमेंड करते हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। मतलब वो प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो सीजेआई का कंसल्टेशन माने या ना माने। ठीक है, मतलब पावर किसके पास है ज्यादा? अभी एग्जीक्यूटिव के पास है। सीजेआई के पास अभी उतनी पावर नहीं है। सीजेआई जो नाम रेकमेंड कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो उन्हें मानना चाहे या नहीं मानना चाहे, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कंसल्टेशन शब्द का अर्थ कंकरेंस नहीं है। अर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को प्राथमिकता प्राप्त थी। यहाँ पे ज्यादा पावर किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास, कि कौन अपॉइंट किया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड जज केस जो कि 1993 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट जज केस के निर्णय को पलट दिया। यहाँ कोर्ट ने जो अपना डिसीजन लिया था फर्स्ट जज केस में उसको रिवर्स कर दिया और यहाँ पे क्या बोला कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस है। ठीक है, कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस है। यानी कि इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट को जो नाम सीजेआई रेकमेंड करेंगे या कंसल्टेशन जो होगी वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट को वो मानना ही पड़ेगा, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे? उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में जुडिशरी को प्राथमिकता प्राप्त होगी। यानी जुडिशरी को क्या होगी? प्राथमिकता प्राप्त होगी। इसी निर्णय के बाद कोलेजियम सिस्टम का विकास हुआ। ठीक है, कोलेजियम सिस्टम एग्जिस्टेंस में कब आया? आपका सेकेंड जज केस द्वारा। ऑलराइट, अब चलते हैं थर्ड जज केस की तरफ जो कि हुआ था 1998। यहाँ पे कोलेजियम सिस्टम आपका और एक्सपैंड हुआ। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं सेकंड जज केस की, उसमें कोलेजियम बना था। ठीक है, उसमें क्या होता था कि सीजेआई को सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ डिस्कशन करना होता है। लेकिन वो जो 2 सीनियर मोस्ट जज हैं जो सीजेआई को रिकमेंडेशन दे रहे हैं या जिनके साथ सीजेआई डिस्कस कर रहे हैं, उनकी रिकमेंडेशन सीजेआई के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, पर सीजेआई की रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, है ना। तो यहां से हमने उस कोलेजियम सिस्टम को थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम सिस्टम का विस्तार किया। इसके तहत कोलेजियम में सीजेआई और सीजेआई के बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को शामिल किया गया और ये है हमारा आज का कोलेजियम सिस्टम। अगर हम बात करें आज के कोलेजियम सिस्टम की तो उसमें टोटल आपके 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक होते हैं आपके सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी के 4 आपके सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं।
ठीक है, इनका बनता है कोलेजियम। ऑलराइट, और इन 5 सदस्यों में से अगर 2 सदस्यों ने भी किसी नाम को खारिज कर दिया, मान लीजिए सीजीआई ने एक नाम प्रपोज किया है नियुक्ति के लिए, अब उसमें से अगर 2 जज कह देते हैं कि नहीं हम इसको जो है नहीं अलाउ करते हैं या फिर हम नहीं इसको मानते हैं, तो उस पर्टिकुलर जज की नियुक्ति नहीं होगी। कहने का मतलब है कि अगर 2 मेंबर्स ने भी अपना एडवर्स ओपिनियन दे दिया तो वो जज अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। ऑलराइट, तो ये बात आपको जाननी है। कोलेजियम सिस्टम में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। सेकेंड जज केस में कोलेजियम बनता है, थर्ड जज केस में उसका और एक्सपेंशन होता है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सो करंटली अभी फ्रीडम सेल चल रही है, जहाँ पे यूपीपीसीएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं वहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट मिल सकता है। ऑलराइट, अगर आपको ये बेनिफिट अवेल करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कोलेजियम की संरचना, यानी कोलेजियम कैसे बनता है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की, तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि 5 मेंबर का जो है सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम बनता है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट के कोलेजियम की, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस 2 सबसे वरिष्ठ हाई कोर्ट जज, गवर्नमेंट की भूमिका। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्या होंगे यहाँ पे? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, ओके, और 2 सबसे सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। अब यहाँ देखते हैं गवर्नमेंट की क्या भूमिका है। क्या सब कुछ जुडिशरी अपने आप से करेगी? गवर्नमेंट का कोई रोल है? देखिए इसको समझते हैं। सरकार कोलेजियम की रिकमेंडेशन पर आपत्ति उठा सकती है। अब देखिए क्या प्रोसेस होता है। कोलेजियम में एक नाम डिस्कस किया जाएगा, जब वो नेम फाइनलाइज हो जाएगा तब वो जाता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब गवर्नमेंट अगर चाहे तो उस नेम पे ऑब्जेक्शन उठा सकती है, ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है, लेकिन अंत में पावर जुडिशरी के पास ही है, क्योंकि यदि कोलेजियम अपनी रिकमेंडेशन को दोबारा दोहराता है तो उस रिकमेंडेशन को मानना सरकार के लिए बाइंडिंग है, यानी कोलेजियम की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होती है। तो आप देख पा रहे हो कि जुडिशरी के पास जो है ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट। ठीक है, जुडिशरी के पास ज्यादा पावर है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, क्या प्रोसेस होता है नियुक्ति का। अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कि सीजीआई को कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो इसके लिए क्या होता है, आउटगोइंग सीजीआई यानी कि जिनकी सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं, जो जाने वाले हैं, वो अपने सक्सेसर का नाम क्या करते हैं, रेकमेंड करते हैं। वो अपने सक्सेसर यानी अगले सीजीआई के नाम की रिकमेंडेशन करते हैं। इसमें जो है सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है फॉलो किया जाता है। यूजुअली जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं वही अगले सीजीआई बनते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सीनियरिटी प्रिंसिपल कभी हमारे देश में वॉयलेट हुआ है? अगर आपको पता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति, कैसे इनकी नियुक्ति होती है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की नियुक्ति की प्रक्रिया सीजीआई द्वारा शुरू की जाती है। सीजीआई कोलेजियम मेंबर से डिस्कशन करते हैं, है ना, कंसल्टेशन करेंगे। इसके अलावा जिस हाई कोर्ट से कैंडिडेट संबंधित है, मान लो सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति होनी है और सीजीआई ने जिस जज का नाम रेकमेंड किया है वो हाई कोर्ट से है, तो उस केस में हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज की ओपिनियन भी ली जाएगी। ओके, सभी संबंधित जजेस की ओपिनियन को लिखित रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसे होती है। देखिए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। इस चीज में कंफ्यूज मत होना कभी। अगर आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाए कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है वो गवर्नर द्वारा की जाती है, तो वो गलत हो जाएगा। प्रेसिडेंट ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं। इसमें कंसल्टेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संबंधित राज्य के गवर्नर तथा संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ 3 मेंबर्स हैं। हाई कोर्ट में अगर चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है तो पहले कौन चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहिए, दूसरा संबंधित राज्य के गवर्नर और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, इनके साथ जो है कंसल्टेशन किया जाएगा। हाई कोर्ट के अगर अन्य जजेस की नियुक्ति करनी है तो हाई कोर्ट के अन्य जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया ब्रॉडली समान होती है, लेकिन इसमें संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन भी विशेष रूप से शामिल होती है। ऑलराइट, अब बात करते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि एनजीएसी। ठीक है, ये जो बिल है ये लाया गया था सरकार द्वारा। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रस्तावित एक संवैधानिक निकाय था। देखिए हुआ क्या था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगता था, या फिर जो क्रिटिक्स हैं उन्हें आज भी लगता है कि कोलेजियम सिस्टम में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी का इशू है और थोड़ा अकाउंटेबिलिटी का भी इशू है। मतलब यहाँ पे जजेस ही जजेस की नियुक्ति कर रहे हैं। ठीक है, और जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं देखा जाता है कि उनके पास ज्यादा पावर होती है क्योंकि वही जजेस की नियुक्ति कर रहे हैं। और ऐसा कोई क्राइटेरिया भी फिक्स नहीं है, मतलब ऐसी कोई
पैरामीटर नहीं बनाया गया है जिसके बेसिस पे ये दिखाया जा सके कि ये जो जज हैं ये काफी ज्यादा केपेबल हैं या इसलिए हमने इनको नियुक्त किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रांसपेरेंसी का इशू है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि हम कोलेजियम सिस्टम को हटाकर एक कमीशन बनाना चाहते हैं जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यहाँ पे क्या होगा, हम एक कमीशन बनाएंगे, यहाँ पे जुडिशरी के भी मेंबर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर्स होंगे और कुछ एमिनेंट पर्संस को भी हम लेकर के आएंगे। यानी कि हम जो पूरा प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, इसको काफी क्या बनाना चाहते हैं, काफी ब्रॉड बनाना चाहते हैं और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं और अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसे लाया गया था 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 के माध्यम से स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ये चीज लाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करना चाहते हैं और न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, मेरिट बेस्ड और अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया 2015 में। ठीक है, अब आप इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू में क्या कर सकती है जुडिशरी, गवर्नमेंट के या पार्लियामेंट के किसी भी बिल को या किसी भी प्रोविजन को क्या कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट ने यही किया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन यूनियन ऑफ इंडिया 2015 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, यानी कि जो ये आप अमेंडमेंट ला रहे हो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता, क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप अमेंड नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं इसके आने से जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस थी वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। इसलिए हमने इसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस मामले को सामान्यतः फोर्थ जज केस कहा जाता है। तो ये है आपका फोर्थ जज केस। ऑलराइट, आज हमने चार जजेस केस पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ जज केसेस में आपका एनजीएसी का निर्माण हुआ था, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि एनजीएसी में एग्जीक्यूटिव की अधिक भागीदारी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के मामलों में हो जाएगी। ऑलराइट, इसलिए कोर्ट ने माना कि एनजीएसी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए खतरा बन सकता है। ओके, अब आप सभी के लिए सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, फोर्थ जज केस 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन किया। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। थर्ड, कोर्ट ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को महत्वपूर्ण आधार माना। फोर्थ, इस निर्णय के बाद कोलेजियम सिस्टम समाप्त कर दिया गया। सही उत्तर क्या है आपका, बताइए। केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।